प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए बोर्ड द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सलूशन अंत तक देख लेता है, तो भैया 7 मार्च के पेपर में सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, और बोर्ड का टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, इसका मैं तरीका बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात दोस्तों ध्यान से समझ लो कि अब की बार 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको खुद ईबी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है और इसी में से भी बहुत सारे नंबर यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए परेशान मत होना। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में सॉल्व करना है। 70 नंबर का पूरा अंक रहने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का आज के इस वीडियो के माध्यम से 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। ध्यान दीजिए, पहला निर्देश ये बोल रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और प्रारंभ के 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है। पेपर 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 20 MCQ रहेंगे जिनको ओएमआर हल करना होगा, और खंड ब में आप सभी आंसर को हल करना लिखना होगा। और बच्चों, ओएमआर को भरते समय किसी प्रकार की इरेजर वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम खंड अ के सारे प्रश्न को बारीकी से हल करते हैं, समझते हैं और इसको भी तुरंत याद भी कर लेंगे। ठीक ना। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक या जिउसेppe मैसिनी? तो बच्चों, 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिउसेppe मैसिनी। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम माडम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह मुख्य महत्व क्या था? सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, बेल्जियम मैडम ये बोला गया था कि जो भी इंसान जिस कैटेगरी का है उसके हिसाब से, यानी कि समान प्रतिनिधियों को समान अधिकार दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या रखा है, ध्यान से समझिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन छपने वाला है। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से ज्यादा गिर गई थी। इसके गिरने का रीजन क्या था? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महामंदी के कारण। क्या हो जाएगा भैया? महामंदी के कारण गेहूं की कीमत में क्या हो जाएगा? गिरावट हो गया था। ब्रेट्स वुडन नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। जिन बच्चों का ऑप्शन ए नंबर बता रहे हैं उनका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक ना, यहाँ पे बी ऑप्शन सत्य होगा। अगला हमारा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का रीजन क्या है बताना है? धर्म, भाषा, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन का कारण क्या हो जाएगा? धर्म भी होगा और साथ में भाषा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दोनों यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष का असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य अलैंगिक जीविका, या बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा समझते हैं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस,
इटली या ब्रिटेन? तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाना भाई, ठीक है। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, ठीक ना, या कैल्विन को, या जिसेपे मैसिनी को? तो क्या हो जाएगा, जिसेपे मैसिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, इसका रीजन क्या है बताना है। नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या दोनों, या कोई नहीं? तो बच्चों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, साथ में व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, या जैव संसाधन, या संभावित संसाधन? तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान समझते हैं। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है कि नहीं, और मुझे पूरा उम्मीद है इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो ये हो जाएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन। ऑप्शन नंबर हमारा पहला राइट आंसर होगा। आइए बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, या अति पशुचारण? तो बच्चों क्या हो जाएगा, पंजाब में भूमि संकुचन का कारण क्या हो जाएगा, अति पशुचारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, निम्नतम है? केरल, बिहार, पंजाब, या हरियाणा? तो सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, सबसे कम केरल का होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस अनुपात पर या किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, या उद्यम का समिति, या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या? तो बच्चों देखो, प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, उसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं? ये हो सकता है उद्यम या उद्यम के समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी वैसे वीडियो को देख रहे हैं ना, एक बार वीडियो को दबा करके लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, भूमि का दलदली हो जाना, भूमि का उपजाऊ हो जाना, या भूमि को योजनाबद्ध हो जाना, ठीक ना। तो बच्चों भू क्षरण का क्या अर्थ होता है? भूमि का अनउपजाऊ हो जाना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, या चंबल घाटी? क्या होता है बच्चों, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? चंबल घाटी। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो बच्चों, भूमिहीन मजदूरों का सबसे लक्ष्य क्या होता है भैया? अधिक मजदूरी करना, सबसे ज्यादा, जितना मजदूरी हो सके ज्यादा करने की कोशिश वो लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? आपको बताना भैया, क्या इसमें से नहीं है आपको बताना है। सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आ जाए, ठीक ना। इसी प्रकार से देखो, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देती है, या अधिकतर देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग करके अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों का बढ़ावा देती है। भाई क्यों भाई ऐसा करेगी? यह इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताना है। कोयला, भूतापी ऊर्जा, या दोनों, या कोई नहीं? तो बच्चों क्या होगा, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा कोयला है, ठीक ना। भाई कोयला का कोई सोर्स नहीं है, कब कोयला खत्म हो जाए। चलिए अंतिम नंबर हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा था? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया था, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई थी, या ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हमको लगता है ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक ना। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक बार इसको चेक भी कर लेना, गूगल कर लेना क्या होगा राइट आंसर, मेरे कमेंट करके बता देना। चलिए बच्चों अब हम आगे बात करेंगे, खंड ब के सारे प्रश्न हल करेंगे और बोर्ड के पेपर में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो मैं आप सभी को अंत में बताऊंगा, ठीक ना। वो मैं अंत में बता दूंगा। और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे मानचित्र में भी दिक्कत रहता है, मानचित्र में भी दिक्कत रहता है, उसे मैं तरीका बताऊंगा कि मानचित्र कैसे भरना है, कैसे तरीका, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल में। आइए बच्चों सबसे पहले हम खंड ब के सारे प्रश्नों को बारीकी से हल करते हैं, समझते हैं कैसे हल करना है, क्या करना है, सब कुछ समझते भाई। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी कार्यों की समीक्षा करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। या तो भैया ऊपर वाले ये करो, नहीं तो ये भी कर सकते हो कि सन 1988 से लेकर के 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लिखना है, प्रभावों के बारे में लिखना है। तो बच्चों कैसे हल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ समझते हैं, ठीक ना। समझ गए ना। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि सन 1928 से लेकर के 34 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समीक्षा करना है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है। ओके चलिए अब देखो दोनों में किसी को हल करना है, कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दो। देखो मैंने पूरा बढ़िया से यहाँ पर लिख रखा है कि प्रश्नोत्तर संख्या पहला, महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं। लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़े थे। क्या सबसे पहला समझते हैं कि महामंदी के दौरान जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों के भी दाम भी बहुत सारा कम हो गए थे और परिणाम यह हुआ कि साल 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से ज्यादा भी कम हो गई थी। आयात और निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था, माने ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था उसका भी रेट कम हो गया था, आधा हो गया था। ओके इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा, पूरा तरीका मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, जरा ध्यान से समझिएगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की विवेचना करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा ये भी कर सकते हैं कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करना है, दोनों में से किसी एक कॉल करना है, ठीक ना। आइए बच्चों समझते हैं भैया सत्ता की साझेदारी क्या मतलब होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, सत्ता की साझेदारी जरूरी है, क्यों? क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये सामाजिक टकराव हिंसा एवं राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है और सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक माना जाता है। ओके इसी प्रकार से बच्चों आप सभी को लिखना होगा, तभी जाकर पूरे नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिक्षेप्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट करिए। 4 नंबर का पूछा गया, या तो ऊपर वाला करो नहीं तो ये भी करो कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा अथवा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क देना। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप, ठीक ना। समझते हैं कि भारत में अस्थायी चरगाहों के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, जिससे पशुओं के चरने में समस्या उत्पन्न हो रही है। शुद्ध बोए गए भोजन या क्षेत्रों का हिस्सा 54% से अधिक नहीं है। यदि हम प्रतिभूमि के अलावा अन्य भूमि की शामिल कर लें तो शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप एक राज्य में दूसरे राज्य में बदल जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाता है। और पंजाब में बात करेंगे तो पंजाब में 80%, पंजाब में 80% क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह घटकर 10% तक रह गया है, ठीक ना। इतने में खेती हो जाती है। ओके चलिए इसी प्रकार से भैया आप सभी को लिखना होगा, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना करना है। तो बच्चों ये 4 नंबर क्वेश्चन है, या तो ये करो नहीं तो ये भी करो कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करिए। तो दोनों में किसी को हल करते हैं, समझते भैया कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे ध्यान दो, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक ना। इसमें लिखेंगे भैया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत इसमें लिखेंगे कि देखो केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिले में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून अपनाया, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है, जिन्हें काम करने की जरूरत है, को सरकार के द्वारा वर्ष में, ठीक ना, 1 साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा, बेरोजगार भत्ता भी मिलेगा। आगे समझते हैं कि इस अधिनियम में उन कामों की वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने की भी मदद मिलने वाली है। तो वो चीज प्रकार से यहाँ पे हम लिख देंगे, आपका पूरा यहाँ पे से आंसर मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएंगे। ओके, आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इससे इन्होंने कैसे स्थगित कर दिया, इसके बारे में लिखिए। नहीं तो इसके बारे में लिखिए। सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार निकले थे, इसके बारे में बताना है, समझाना है, ठीक ना। तो असहयोग आंदोलन के बारे में लिख दो कि क्या उनका रीजन था, ठीक ना। उसके बारे में नहीं तो सत्याग्रह का अर्थ लिख दो, और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी क्या विचार थे इसके बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है नहीं। आइए बच्चों समझते हैं सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है, समझते हैं भाई कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, ठीक ना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास रखता है। महात्मा गांधी का मानना था कि हम गलत नीतियों के बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे और हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। ओके, इस तरह से लिख देना है। और अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसी में देखो कि क्या विचार थे इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो चंपारण सत्याग्रह किए थे, गुजरात में किए थे, फिर यहाँ पे देखो अहमदाबाद में किए थे, उनके यहाँ पे विचार लिखा गया, इसी प्रकार से हल करना होगा। इसमें लिखेंगे 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण क्षेत्र में दौरा किया गया था। वहां के किसानों को दमदारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया गया था। गुजरात में लिखेंगे 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया गया था, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग के महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। और अहमदाबाद में लिख देंगे 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। इस तरह से पूरा विचार लिख देंगे, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ होता है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन 4 कदमों के बारे में लिखिए। नहीं तो वैध शासन क्या होता है, इसके बारे में समझाना होगा। आइए जो समझते हैं लोकतांत्रिक सुधार क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या सुधार व्यवस्था क्या होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर काम करते हैं। इसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाने का क्या कदम होना चाहिए, देखो समझते हैं। सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे उन्हें अपने पद से हटा भी सकती है, ठीक ना। अगला लिखेंगे तो लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता का प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही काम करती है। लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों में भी काम करती है, रक्षा करती है। अंत में लिख देंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार विविध प्रकार की असमानताओं को कम करने की भी कोशिश करती है, ठीक ना। इस प्रकार से भैया लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर ना कटेंगे। ओके, चलिए अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में वर्णन करना है। कैसे लिखेंगे भैया, समझते हैं। नहीं तो ये करो, नहीं तो ये भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी कॉल करना है। आइए समझते हैं भाई, आइए समझते हैं भाई कैसे लिखेंगे। यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, समझ लेना। वैश्वीकरण यदि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण को संपन्न या संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो जाएगी, उन्नत प्रौद्योगिकी हो जाएगी और उदारीकरण हो जाएगा, ठीक ना। समझ लेते हैं भाई क्या क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है और विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान भी हो रहा है। उन्नत प्रौद्योगिकी में क्या होता है, तो वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में भी प्रगति हो रहा है, ठीक ना। उदारीकरण में क्या लिखेंगे भैया, इसी प्रकार से लिखना होगा। सरकार द्वारा
व्यापार और उद्योगों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं और उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार का निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम की कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख रोल निभाती है। साथ में ये भी बोलेंगे कि व्यापार और निवेश के उदारीकरण है, व्यापार और निवेश और उद्योगों को हटा करके वैश्वीकरण को सुगम बना चुका है। भैया इस वजह से लिखोगे पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमारे ये बोला गया है, ध्यान से सुनना, असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक भेदभाव में भी शिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत है तो भैया विचार लिखो, 6 नंबर का है। और मानव विकास सूचकांक क्या होता है? मानव विकास नापने हेतु मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में लिख देना। पूरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कई बार समझा रखा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, जो कि मानचित्र वाला होता है। देखो बोर्ड में आप सभी को मानचित्र इसी प्रकार का दिया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो, इसी प्रकार का मानचित्र दिया जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार का 2 मिलेगा। ठीक ना, 2 मिलेगा, आपको दोनों को भरना है, भर करके आराम से आंसर करना होगा और यहाँ पे अपने कॉपी में पंच कर देना है। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और नाम और अंकन के लिए आधा नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से बोला गया कि वो स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहां पे हुआ था? आप सभी को पता होगा, अमृतसर में होता है। कहां पे हुआ था? अमृतसर में होता, पंजाब में होता, अमृतसर पंजाब में होता। तो भैया देखो पंजाब वाला एरिया क्या है भैया? पंजाब वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है ना। अमृतसर पंजाब लिख दो यहाँ पर, पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक ना, तो भैया बना कर यहाँ पे लिख देना, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि वो स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैंने ये तो बता दिया। वो स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया था, तो उस स्थान का नाम लिख दो और उस स्थान को इस चिन्ह के द्वारा दर्शा भी देना, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। मैं आप सभी को एक अलग से वीडियो बना दूंगा, परेशान मत होना। मैं आज ही शाम को एक वीडियो बना दूंगा, भाई परेशान मत होना, लेकिन कमेंट कर देना कि सर वीडियो बना दीजिए। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से 9 का भी जो आता है, 9 का भी आता है, इसी प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। इसमें दर्शाना होता है चिन्ह के द्वारा, हर चिन्ह के द्वारा दर्शाना होता है और उसका भी नाम लिखना होता है और उसको भी मैप में दर्शाना होता है। जैसे हमें पूछा गया ना कि पश्चिम बंगाल के उद्यान का नाम लिखो, तो सबसे पहले क्या है? पश्चिम बंगाल है। देखो पश्चिम बंगाल क्या है? इस वाले एरिया में आता है, इस वाले एरिया में आता है ना। तो यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल का जो भी एक उद्यान का नाम है, उद्यान का नाम लिख दो और यहाँ पे दर्शा दो। किसी के द्वारा चिन्ह कौन सा है? ये वाला चिन्ह है। ठीक ना, ये वाला चिन्ह है, इस प्रकार चिन्ह से दर्शा देना है, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।